Hello friends, today we are going to discuss about पेपर वन सेट एग्ज़ाम 2026 पेपर वन सिलेबस। पेपर वन सिलेबस के अंदर ये 9th यूनिट है, जिसके अंदर मतलब पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में सिलेबस अपना दिया हुआ है। सिलेबस को अपन डिकोड करें तो MDGs से जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अच्छा, और ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन जो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फिर उनका इम्पेक्ट क्या पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ये अपन इसके अंदर देखने जा रहे हैं। एनवायरनमेंटल इश्यूज़, तो वी हैव टू गेट सम एनवायरनमेंटल इश्यूज़ लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल नॉइज, वेस्ट, सॉलिड लिक्विड, बायोमेडिकल हैजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक लाइक थिंग, और एंड क्लाइमेट चेंज भी होता है। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस भी मतलब इसमें इम्पोर्टेंस रखती है। अच्छा, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है, जो पोल्यूटेंट होता है उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये भी अपन इसके अंदर कवर करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, ये सभी भी इसके अंदर अपन देखेंगे। जो हैजार्डस और डिजास्टर होता है उसके मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, ये भी अपन इसके अंदर कवर अप करेंगे। EPA 1986 ये क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी देखेंगे। रियो समिट भी देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, IASA, ये भी अपन इन सब के बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, 9th यूनिट को अपन पेपर वन के लिए कंप्लीट करते हैं। इसमें टोटल कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है पेपर वन में। अब एक एक करके अपन सारी यूनिट्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैथमेटिकल एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बायोलॉजिकल रीजनिंग है, ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन पेपर इससे मतलब 9th यूनिट को अपन कवर अप करते हैं। ठीक है, ये देखो अभी इसके अंदर क्या क्या अपने को क्या क्या दे रखा है, ये अपन देखते हैं। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अच्छा, अपन इसको सिलेबस को ऐसे करेंगे कि अभी मतलब पहले इसका जो भी थ्योरी है वो देख रहे हैं, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके जो PYQ आए हुए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, अपन डिस्कस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अच्छा, इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के अंदर आई थी, 1987 के अंदर आई थी, 1987 के अंदर, जिसका टाइटल था ओवर कॉमन फ्यूचर। क्या था, ओवर कॉमन फ्यूचर, ओवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आगे चल के फिर इसके मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यहीं से कॉन्सेप्ट का इजाद होता है। ठीक है, इसके कोर पिलर्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये भी आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रिपल बॉटम लाइन। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है। अच्छा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पहले आया या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहले आया, तो अपन देखेंगे सस्टेनेबल गोल बाद में आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए। लेकिन इसका मतलब इसकी जो बैकग्राउंड के अंदर जो भूमिका थी वो 1987 में 1987 के अंदर ही चालू हो गई थी, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसका था ओवर कॉमन फ्यूचर, ये टाइटल था। अच्छा, अपन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं, MDGs। ठीक है, ये किसके द्वारा की गई है, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट सितंबर, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये की गई थी समिट 2000 के अंदर। ठीक है, UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू सी टाइम फ्रेमवर्क। ये 15 ईयर्स तक चला, 15 ईयर्स तक, 2000 से 2015 तक ये मतलब चलता रहा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये मतलब छोटे स्तर पे चल रहा था उस टाइम। ठीक है, स्मॉल स्केल पे चल रहा था। अब इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए अपने को क्या चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके क्या थे, 8 गोल्स थे और 21 टारगेट्स थे।
ठीक है। 8 गोल्स 21 टारगेट्स और 60 इंडिकेटर्स थे इसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के थे, ठीक है। इसका अच्छा गोल नंबर ये याद रखना है भाई, ये जितने भी इसके कितने गोल्स थे 1 से लेकर 8 तक, कौन से गोल्स के अंदर कौन सी चीज़ का जिक्र किया गया था, ठीक है। व्हाट दे एक्सप्लेन्ड, ठीक है, इन विच गोल्स, लाइक गोल नंबर 4 चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जाती है इसके अंदर, ठीक है, जिसको इरेडिकेट करने के लिए 2/3 उसको मतलब इरेडिकेट करने के लिए 2/3 तक कोशिश की गई। अंडर 5 ईयर एज तक का चाइल्ड, मतलब जिस बच्चे की एज 5 ईयर है उससे कम बच्चे की मोर्टेलिटी को डाउन करने के लिए इसका ये गोल था कि इसको मतलब कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। एंड फर्स्ट गोल एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर, ठीक है। एक्सट्रीम पुअर्टी और हंगर इस इंडेक्स के अंदर अपन किसको रख रहे हैं, जिस पर्सन की पर डे इनकम कितनी है, लेस देन $1.25 से कम होगी, तब उसको अपन एक्सट्रीम पुअर्टी बोलेंगे, ठीक है। गोल नंबर 2 क्या है, प्राइमरी एजुकेशन। गोल नंबर 3 प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी को स्कूलिंग लेवल पे ही ख़त्म करने का ये प्रावधान था इसके अंदर, ठीक है। गोल नंबर 4 चाइल्ड मोर्टेलिटी आ गया। गोल नंबर 5 मैटरनल हेल्थ, ठीक है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में उसके मातृत्व स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करना, और मैटरनल हेल्थ और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को भी 3/4 मतलब कम किया गया था, ठीक है, रिड्यूस करने का ट्राई किया गया था। अच्छा गोल क्या था इसका 6 गोल क्या था, कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया या कम्युनिकेबल डिजीज़ से फाइट करना था, इनको टोटली इरेडिकेट करना, इनको फाइट करना, इनके लिए अवेयरनेस फैलाना, ये इसका टारगेट है गोल नंबर 6, ठीक है। गोल नंबर 8 ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। गोल नंबर 7 एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी लाना, मतलब गोल नंबर 7 के अंदर आप याद रखना सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ओके। नाउ वी हैव टू सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट्स आउटकम कब आया इसका, ये कब इम्प्लीमेंट किया, कब जिक्र किया गया, ये Rio+20 समिट हुआ था 2012 के अंदर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में सितंबर 2015 के अंदर इसको अडॉप्ट किया, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया, अडॉप्ट किया। अब इसका टारगेट है कि ये 2015 में अडॉप्ट करके इसका टारगेट रखा गया है ताकि 2030 तक इसका एजेंडा है 2030 तक, ठीक है, गोल्स को अचीव करने का, ठीक है, मतलब सुधार करने का। ये जो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं उनको अचीव करने का, ठीक है। इसका अच्छा इसके अंदर क्या है 2015 से 30 तक, अच्छा इसके अंदर पूरी दुनिया मतलब होल वर्ल्ड के मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों ने पार्टिसिपेट किया, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अच्छा ये याद रखने का नीड है, 17 गोल्स हैं इसके और 169 टारगेट्स हैं और 231 यूनिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा 5P मॉडल भी है, ये 5P मॉडल का क्या मतलब है, पीपल के लिए, प्लेनेट के लिए, पीपल के द्वारा प्लेनेट के लिए, प्रोस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, इन सब के लिए किया गया काम, ओके। अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 17 गोल्स हैं, जिन कौन से हैं, 1 नंबर पे पुअर्टी, अच्छा इसमें MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी 1 नंबर पे क्या था गोल्स, 1 नंबर में बताओ पुअर्टी। अभी भी देखो पुअर्टी इरेडिकेट नहीं की गई है, अभी तक नहीं हुई। यह कब आया था 19 मिलेनियम, ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट किया गया कब 2015 में। अब देखो इतने टाइम तक मतलब पुअर्टी में कोई सुधार नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ। अफ्रीका की कंट्रीज़ देखो आप,
डेवलपिंग जितनी भी कंट्री है अभी वहाँ पे पुअर्टी को कहाँ पे इरेडिकेट कर दिया गया है, नहीं किया गया है अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। नाउ यू हैव टू सी सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। 6 में क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 में क्लीन एनर्जी, 8 में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th में क्या है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, 10th में रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अच्छा 13 के अंदर देखो एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 14 में देखो लाइफ बिलो वाटर एंड 15 के अंदर है लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। 16 के अंदर अपन यहाँ पे बात की गई है पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17 के अंदर पार्टनरशिप, वो जो गोल नंबर 8 में यहाँ पे बात की गई थी वही यहाँ पे 17 के अंदर लास्ट जो इसका था उसी तरह लास्ट जो इसका है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ठीक है। यहाँ पे भी पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप थी, ठीक है। अच्छा अभी इसको मतलब मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा याद करवाने के लिए। जैसे इसमें देखो ये था MDG गोल। फर्स्ट में क्या था, पुवर्टी, सेकंड में प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड में क्या था, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, 4 में क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी जिसको 2/3 तक डिक्रीज करना था। गोल 5 में क्या था, मैटरनल हेल्थ को इंक्रीज करना और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करना 3/4 के। और गोल नंबर 6 क्या था, HIV, एड्स और मलेरिया और जो भी कम्युनिकेबल जो डिजीज़ थी ना उन सबको ख़त्म करना या उनको बहुत ही कम करना, ठीक है। कम्युनिकेबल जो डिजीज़ थी उनको कम करना। गोल नंबर 7 सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का टारगेट। वो ये आज भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, आज भी लोगों के पास घरों में मतलब लोगों को पीने के लिए शुद्ध जो पानी नहीं मिलता। अमृत योजना इसके लिए चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर हर घर नल अवेलेबल हो, ठीक है। उससे सेफ मतलब क्लीन वाटर उनको मिले पीने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं मिल पा रहा है। इधर देखो आप जाओगे तो इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर देखो वहाँ पे जाके मतलब बहुत ही कंटामिनेटेड वाटर उनको मिलता है पीने के लिए। गोल नंबर 8 ग्लोबल पार्टनरशिप, ये हो गया, ठीक है। अब इसी के तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी देखें। ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल Rio+20, ये याद रखना, Rio+20 समिट 2012 के अंदर वो याद हुआ था, तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। 2015 के अंदर इसको टोटली अडॉप्ट कर लिया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड ये इसकी थीम थी, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड ये इसकी थीम थी, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए रन अप किया गया है इसको 2015 to 2030, ठीक है। इसके अंदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों भाग ले रही है। 5P पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। ये इसको समराइज़ कर दिया अपने, ठीक है। ये 17 डेवलपमेंट टारगेट्स कितने, 169 टारगेट्स हैं दोस्त, ठीक है। ये देखो एक ये चीज़ भी देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये का इंडिया का इंडेक्स मतलब कौन रिलीज़ करता है, तो ये था ये यूनाइटेड नेशंस और MOSPI, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है अपने इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन भी आया था राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 2026 में, ये क्वेश्चन भी आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स अब कौन रिलीज़ कर रहा है इंडिया में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस और ये मिनिस्ट्री प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अच्छा ये कंट्रीज़ को मतलब कई स्टेट्स को ये इसके बेसिस पे भी अपन बोल सकते हैं, जैसे अचीवर, जिस कंट्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिसाइड किए गए हैं ना उनको 100% अचीव कर लिया उसको अचीवर बोलेंगे, उसको 100 मार्क्स देंगे, 100 पॉइंट्स देंगे। फ्रंट रनर जो 65 से 99 के बीच में है। परफॉर्मर 50 से 64, जो सबसे लिस्ट है बिलो है एकदम, एस्पिरेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। ये एजेंडा है भाई 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना, ठीक है। 17 गोल्स, ठीक है।
और 169 टारगेट्स। ये याद रखना है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दिखाता हूँ आपको। व्हाट वाज द टारगेट पीरियड ऑन द यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, टारगेट पीरियड कौन सा रहा है? 2000 से 2015 तक ये टारगेट पीरियड था इसका, समझ रहे हो? हाउ मेनी गोल्स टारगेट फ्रेम अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs। कितने कितने गोल डिसाइड किए गए थे इसके अंदर? 17 और 169 टारगेट थे इसके अंदर। ठीक है, विच लैंडमार्क रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1987। कब इसका सबसे पहले जिक्र किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के अंदर थी। इसका थीम था और कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ठीक है। विच नोडल एजेंसी कैलकुलेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये देखो, ये नीति आयोग करता है। नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग के अकॉर्डिंग जिसका स्कोर 65 से 69 है, वो कौन, उसको क्या बोलेंगे? फ्रंट रनर बोलते हैं उसको, फ्रंट रनर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रंट रनर। अच्छा, विच सस्टेनेबल गोल स्पेशली एड्रेस क्लीन वाटर सैनिटेशन। कौन से उसके अंदर है ये क्लीन वाटर सैनिटेशन के लिए? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो किसी के अंदर आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अंदर। अच्छा, मैंने एक PDF कंसाइज की थी, ये रही। ये देखो, याद करने का थोड़ा सा तरीका है, देखो एक बार। ये देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 और 5। गुड, यहाँ पे अच्छी हेल्थ रहेगी तो जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, गुड हेल्थ, गुड जेंडर इक्वलिटी सस्टेनेबल, ये गोल नंबर 5 में। ठीक है, 1-2 अगर पुअर्टी है तो भाई साहब वहाँ पे भूख भी रहेगी ना। तो 1 के अंदर पुअर्टी है, 2 के अंदर हंगर है भाई, 6 के अंदर क्लीन वाटर है, 7 के अंदर क्लीन एनर्जी है। 6 में क्लीन है वाटर, 7 में क्लीन एनर्जी। अच्छा, 8 में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो किससे होगी? इंडस्ट्री बेहतर होगी, इनोवेशन अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी। किसके? 8 में इकोनॉमिक, 9 में इंडस्ट्री वगैरह, ये हो गया। 410 याद रखो। क्वालिटी 4th में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन होगी तो इनइक्वलिटीज़ डिक्रीज होंगी। ठीक है, समाज में सोशल लाइफ में इनइक्वलिटीज़ जो है, जेंडर इनइक्वलिटीज़, तो किस में आएगा? जेंडर इनइक्वलिटीज़, जेंडर इक्वलिटीज़ 5 में। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन, तो ये भेदभाव भी कम होगा। ठीक है, 13, 14, 15। 13 में आएगा क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो लाइफ बिलो वाटर ये भी अच्छी रहेगी, और लाइफ ऑन लैंड भी अच्छी रहेगी। ठीक है, 13, 14, 15। 13, 14, 15 क्लाइमेट, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, 16 के अंदर देखो, पीस जस्टिस अच्छा मेंटेन रहेगा तो पार्टनरशिप फॉर गोल, ये भी सही, ये भी रहेगा ना भाई। ठीक है, ये भी तो सही रहेगा ना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, अच्छी पार्टनरशिप रहेगी, पीस और जस्टिस रहेगा। 16, 17 लास्ट वाला मिलेनियम के अंदर भी लास्ट वाला क्या था? गोल नंबर 8 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल। यहाँ पे भी क्या है? पार्टनरशिप, यहाँ पे पीस। ठीक है, चलो ये देख लेना आप। ये देखो, टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन सा ईयर है बताओ? 2030। अच्छा, ये PYQ है, देखो ये UGC नेट के अंदर आया हुआ PYQ है, जो मतलब सेट का सिलेबस भी तो नेट के बेसिस के ऊपर या डिसाइडेड है ना। तो ये मतलब PYQ वहीं से है, मतलब जो पूछा गया है। जैसे विच वाज नॉट एन एक्सप्लिसिट गोल अंडर द मिलेनियम गोल्स जो है उनके अंदर। अच्छा, इरेडिकेट पुअर्टी भी थी। ठीक है,
ये डिजीज़ के लिए भी था उसके अंदर, मैटरनल हेल्थ के लिए भी था, लेकिन क्लाइमेट के लिए नहीं था। क्लाइमेट के लिए किस में आया, SDG में आया था, इंट्रोड्यूस किस में किया गया, SDG में। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972। बताओ कब प्रपोज किया गया था? 1972 में थोड़ी गया था, 1987 में किया गया था ना। अच्छा, वो तो इसका आधार था, वो मतलब इसका जिक्र किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया इसको। ठीक है, कम गोल कितने हैं, 17, ये तो सही है, तो इसके अंदर स्टेटमेंट 2 सही होगा ओनली। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये पूछ लिया आपको कि इनसे मैच कीजिए, ये 2023 का 2023 का ये PYQ है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, मैंने 1 नंबर पे पुअर्टी थे, 2 पर क्या था, हंगर, तो हंगर किस में आएगा, P में क्या आएगा, 2 नंबर पे क्या हंगर, P में 2। ठीक है, अच्छा ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो P में 2। अच्छा 13 में क्या था, 13, 14, 15 याद रखो, 13 में क्लाइमेट था। ठीक है, तो R में क्या आएगा, 4। ये लो, ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, ए ऑप्शन। अब देखो, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, इसके अंदर क्या था कि भाई अगर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, अपन एनवायरनमेंट के में रहते, एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं अपन, जैसे गांव में रहते हैं, कहीं जंगल के पास में रहते हैं, कहीं रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, तो अपने आसपास पेड़ों सराउंडिंग पे, रूरल एरिया में रह रहे हैं तो पेड़ पौधे जंगल सब रहता है। अर्बन एरिया में जाएंगे तो अपने को वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, पेड़ कम मिलेंगे, इंडस्ट्री बिल्डिंग्स और ये जब ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है किसके कारण, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कार्बन सिंक्स। ठीक है, सोइल का इरोजन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। ठीक है, हैबिटेट भी इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, हैबिटेट भी अफेक्टेड हो रहा है इससे। ठीक है, और UHI अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है, ये भी मतलब ऑब्वियसली 2 to 6 डिग्री, 2 से 6 डिग्री भाई रूरल एरिया के सराउंडिंग जो भी है ना, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ रहे हो, इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री। अर्बन हीट वो भी कब होता है, जब अपन जैसे नाइट में आप देखोगे सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो नाइट में बहुत हीट होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि रूम ठंडा ही नहीं हो पाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर देख सकते हो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के में क्या, अपन जब फर्टिलाइज़र्स यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनका जो फर्टिलाइज़र अपन यूज कर रहे हैं, लाइक यूरिया हो गया, इनको एक्सेस अपन डाल रहे हैं खेती के अंदर ज़्यादा उपज, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब इनका वैल्यू तो, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो तो सॉइल के अंदर बढ़ रही है ना भाई। तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन, एक तो पोल्यूशन होगा, नाइट्रोजन पोल्यूशन भी बोल सकते हैं, एक यूट्रोफिकेशन भी होगा, यूट्रोफिकेशन भी होता है। ठीक है, और एक बायोमैग्निफिकेशन भी होता है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री देखें तो इंडस्ट्री के कारण अपना क्या बोलता है, गैसियस इमिशंस होता है, जो कालिख निकलती है भट्टियों से, काली धुआं एकदम बहुत ज़्यादा, है ना। तो जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन निकलता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब का बायोकेमिकल साइकिल्स ये निकलते हैं फैक्ट्रीज से, और इनको क्या करते हैं, मतलब इनका अभी भी मतलब 2026 चल रहा है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। इन सब को फ्लो क्या करते हैं, रिवर्स में इनफ्लो कर देते हैं इनको। बताओ गंगा नदी कितनी प्रदूषित हो रखी है, क्लीन गंगा, वो सब प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं। देखो इसके अंदर बायो कैपेसिटी एक फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं कि ह्यूमन की
जो इन लोगों की डिमांड है ना अर्थ के इकोसिस्टम में, वो बढ़ गई है। ठीक है। अगर बायो कैपेसिटी क्या बोलेंगे, कैपेसिटी जनरेट रिसोर्सेज एब्जॉर्ब ह्यूमन वेस्ट, तो कि बायो कैपेसिटी क्या बोलते हैं कि भाई नेचर की कितनी कैपेसिटी है, जो अपन ह्यूमन लोग, जो इंसान लोग है, जो इंसान का बच्चा जो ये वेस्टेज कर रहा है, मतलब वेस्ट फैला रहा है धरती के ऊपर, केमिकल या फिर अपन बोल सकते हैं जो भी पोल्यूशन कर रहा है, उनको मतलब नेचर कितना ऑब्जर्व कर पाता है। वो बायो कैपेसिटी है ना, वो भाई इस फुटप्रिंट से कम हो चुकी है। बायो कैपेसिटी कम हो गई, वेस्ट ज़्यादा हो गया, भंडार लग गए वेस्ट के, तो इसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल डिफिशिएंट बोलेंगे। समझ रहे हो। और फुटप्रिंट भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ह्यूमन डिमांड। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, इसका डायग्राम देखना आप गूगल पे जाके एक बार, ये 11th-12th की NCERT से है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अर्बन हीट आइलैंड, ये प्राइमरी, ये क्या मतलब करता है, क्या करता है, एल्बिडो। ठीक है। इकोलॉजिकल डिफिसिट ऑक्योर्स व्हेन, इकोलॉजिकल डिफिसिट कब प्राप्त कब अपने को ऑक्योर होता है, जब भाई फुटप्रिंट ज़्यादा हो जाता है बायो कैपेसिटी से। ठीक है। फुटप्रिंट मतलब ह्यूमन नीड ज़्यादा हो गई, तब जाके अपने को ये इकोलॉजिकल डिफिशिएंट देखने को मिलता है। और ये हो ही रहा है कंटिन्यूस, कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है। अभी देखो, अब एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये क्या होता है, अपन नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये यूज़ करते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, ये तो देखो इनका एक्सेस यूज होगा तो यूट्रोफिकेशन बढ़ेगा। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इमिशन होगा, N2O का इमिशन होगा। ये देखो, हैबिट फ्रेगमेंटेशन कोज्ड बाय हाईवे कंस्ट्रक्शन प्राइमरली 3 टन्स। अच्छा, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन देखें अपन, तो अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मतलब क्या, किसको इफेक्ट करेगा प्राइमरली, इसके अंदर देखो सॉइल की पीएच को, सोलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, वाइल्ड लाइफ माइग्रेटरी कॉरिडोर। अच्छा, इसको मतलब इनमें मोस्ट सूटेबल देखना अपने को ऑप्शन, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, वाइल्ड लाइफ माइग्रेटरी कॉरिडोर्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी ये मतलब अफेक्टेड करते हैं। जैसे यार तुम्हें ऐसे समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस वन, कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जंगल है, उनके बीच से एक कॉरिडोर बनाया गया, सड़क बनाई गई मतलब। ठीक है। जंगल से होकर सड़क जा रही है कहीं हाई, तो सड़क के इधर कोई हाथी है और इधर फीमेल हाथी नहीं है। ठीक है। फीमेल एलिफेंट है, इधर एलिफेंट है। अब भाई इसको मेटिंग करनी है इसके साथ, फीमेल के साथ, लेकिन भाई यहाँ पे तुम लोग ट्रक लेके ऐसे मतलब भाग रहे हो, जा रहे हो, लेकिन अब इसको ये भी डर लगता है कि कहीं चोट आ जाए, कोई टक्कर ना, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये वैसे भी इनके अंदर डर भय बैठ जाता है ना, कि भाई फिर ये इधर आ नहीं पाता। अगर भाई साहब इनके बीच में कुछ होगा ही नहीं, मैटिंग ही नहीं होगी, तो भाई बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं, इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। समझ रहे हो। तो यही है भाई, ये कॉरिडोर्स भी बनाते हैं। कई बार आप देखते हो भी हो कि एक्सीडेंट्स में मतलब कई जानवर मारे भी जाते हैं इस कॉरिडोर के चक्कर में। समझ रहे हो। तो भाई ये ह्यूमन की नीड्स ने नेचर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे ले के चले गए हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की बात करें, अच्छा ये आप देखोगे स्लैश एंड बर्न जो स्लैश एंड बर्न वाला जो फार्मिंग का कल्चर था पहले, झूम कल्टीवेशन आपने देखा होगा, तो उसी के बेसिस पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या करता है, ये एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लिव स्टॉक एंड क्रॉप्स।
सिंगल लार्जेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों को काट काट के खेती करना, फिर इसको यहाँ से जला देना, फिर उसके बाद में दूसरी जगह जाके करना। ठीक है, तो ये 70 to 80% ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो 70 to 80%। ठीक है, अब PYQ देखते हैं अपन। अब ये ऐसे PYQ ऐसे है कि 2021 का कि N2O का सबसे ज़्यादा इमिशन कौन से फैक्टर के द्वारा हो रहा है? थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, या एग्रीकल्चर, सॉइल मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर यूज से हो रहा है, या एविएशन फैक्टर, या रेफ्रिजरेशन से हो रहा है? तो ये सबसे ज़्यादा भाई साहब होगा किससे? फर्टिलाइज़र के यूज से होगा। क्यों? एक्सेसिव दे रहे हैं ना अपन खेती के अंदर, हर दूसरे दिन बारिश हो गई, आज लाओ खाद बीज, ठीक है, लाओ फर्टिलाइज़र, लाओ यूरिया, चेप दो। तो इसके चक्कर में भाई NPK ये सब इनका लेवल बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज़ द कैरिंग सिस्टम? तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। ठीक है, एनवायरनमेंट कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है? इकोसिस्टम, ये इसको कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इंक्रीज टेम्परेचर, कब इंक्रीज करता है? देखो दिन भर, मतलब आप कभी ऑब्जर्व करोगे जब मेगा मेट्रो सिटीज़ में जाते हो तो आपको दोपहर के बाद में ज़्यादा टेम्परेचर ऐसे बढ़ डाउन ही नहीं होगा, ऐसे आपको फील होगा कि यार टेम्परेचर ज़्यादा हो रखा है। और नाइट में, अब जैसे मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ तो भाई नाइट के 12 1 2 बजे तक टेम्परेचर डाउन नहीं होता। रूम का कूलर चला रहा हूँ रूम के अंदर, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर डाउन ही नहीं जाता। तो ये दोपहर बाद से लेकर नाइट तक बहुत ज़्यादा वो रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। वहाँ की पॉपुलेशन का फैक्टर देख लो, इंडस्ट्री का फैक्टर देख लो, तो ये होता है भाई। ठीक है, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये किसने दिया था? ये विलियम रीस ने दिया था, मैथिस और विलियम रीस ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भाई 2021 में। क्वेश्चंस मतलब अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, मतलब इसके एनवायरनमेंट का तुम लोग सब लोग हल्के में ले लेते हो इसको, बट क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। ये नेट के क्वेश्चंस है भाई। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बताओ, ये किसको अफेक्ट करता है? जूम कल्टीवेशन, फॉरेस्ट को। सॉइल इरोजन भी होता ही है, फॉरेस्ट हटाएंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा जब बारिश आएगी, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन भी होगा। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट। पोल्यूशन देखते हैं अपन, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे क्या करना होता है वो भी देखते हैं। तो इसमें ये एक तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, मतलब आपका मोस्ट प्रोबेबली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 है, NOx इसका जो भी है, लेड। ठीक है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कौन से आते हैं? ओजोन, O3, ग्राउंड लेवल ओजोन होती है ना वो, PN, स्मोक, H2SO4, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, फोटोकेमिकल कौन सा होगा? NOx। अच्छा, फोटोकेमिकल में PN भी आता है, PAN भी आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, क्लासिक स्मोक। ठीक है, तो क्लासिक स्मोक ये किसके कारण बनता है? SO2। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा और SO2 गैस का रिलीज होगी ना, तो एक क्लासिक स्मोक जिसको लंदन स्मोक भी बोलते हैं, लंदन स्मोक भी बोलते हैं। अच्छा, ये ग्रे हेज बना देगा, ग्रे हेज। और जो फोटोकेमिकल है ना, ये ब्राउन टाइप का बनाएगा, ब्राउन टाइप का हेज बनता है। अगर आपको दिखे कि ब्राउन हेज दिख रहा है, मतलब ऐसे, तो फोटोकेमिकल स्मोक होगा वो। ये इसको क्या बोलेंगे? लॉस एंजल्स स्मोक बोलते हैं। ये उधर देखने को ज़्यादा मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में। अभी देखें अपन वाटर पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन फॉलो। वाटर पोल्यूशन के अंदर क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन, मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का। ठीक है, तो जो एल्गी होती है ना, तो एल्गल ब्लूम होता है। ठीक है, एल्गल ब्लूम देखते होगे आप कभी, पूरा समुद्र लाल हो जाता है, तो आप ऐसे लगोगे कि भाई क्या हो गया। तो ये क्या करता है? एल्गल ब्लूम, मतलब ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से मतलब फैल जाता है पूरे
सी में, तो ये क्या होता है, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। सनलाइट अगर ब्लॉक होगी तो एल्गी ख़त्म होगी, ठीक है। एल्गी ख़त्म होगी तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, समझ रहे हो। और बीओडी इसका भी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का भी बीओडी भी बढ़ेगा, ठीक है। और मछलियाँ मरने लग जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोक्सिया बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं, समझ रहे हो, हाइपोक्सिया बोलते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ये भी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। ये अभी मतलब राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम लगा तो उसमें पूछा गया था कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल है ना, उसको कौन से ही कलर के बैग में डालेंगे। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे बैग रखे होते हैं, येलो कलर का, रेड कलर का, वाइट कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये वाइट वाले में क्या करते हैं, वाइट वाले नीडल्स, स्केल्प्स, ब्लेड्स ये वगैरह डालते हैं, ठीक है। और रेड के अंदर ये जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं वो डालते हैं, ठीक है। और येलो के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी का केमिकल वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट, अच्छा सॉलिड वेस्ट डालते हैं। ये आया हुआ है भाई येलो के ऊपर, ठीक है। और इनको डीप बुरियल, मतलब इनको भाई साहब इनको ठिकाने लगाना भी बहुत वो है, तो इनको गाड़ दिया जाता है, बहुत खड्डा, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डेप्थ में गड्ढा करके इनको डीप बुरियल बोलते हैं, ठीक है। तभी तो वेस्ट ज़्यादा हो रहा है ना, जहाँ तो अल्टीमेटली किस में रहा है, सोइल में ही तो है ना, तो वेस्ट तो हो ही रहा है ना, मतलब पॉल्यूशन तो हो ही रहा है ना। अच्छा, एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये नॉइज़ लेवल को स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है। इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डे टाइम में देखो, डे टाइम का याद रख लो आप, नाइट टाइम का छोड़ दो, डे टाइम में याद रखो 75 डेसीबल, ठीक है। इससे 5 कम कर देंगे तो नाइट टाइम का 70 डेसीबल। कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया जिसमें क्या डिसाइड किया है बाउंड्री 65 डेसीबल, 10 कम कर दो नाइट के लिए 55 डेसीबल। ये भी पूछा गया था राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी में, सीपीसीबी में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये भाई। रेजिडेंशियल एरिया इसमें 55 डेसीबल, 10 कम कर दो नाइट के लिए 45। अच्छा, साइलेंस जोन 50 डेसीबल और 10 कम कर दो 40 डेसीबल, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे अपन रहते हैं सिटीज़ में, वहाँ पे क्या होता है 55 डेसीबल डिसाइड किया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ इसकी ज़्यादा अधिकता होगी, मतलब ज़्यादा एनरिचमेंट होगा तो ये क्या होगा, ये होता, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से आते हैं, O3 आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी आता है, ग्राउंड लेवल ओजोन ये सेकेंडरी में आता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी, ये पर्टिकुलेट मैटर ये PM, जो मतलब एयर के अंदर धूल के कण होते हैं ना, ये 2.5 माइक्रो ये डिसाइड किया हुआ है, ये आपने नाकों के अंदर फेफड़ों में चला जाता है भाई। फोटोकेमिकल स्मोक, अब फोटोकेमिकल स्मोक अभी मैंने बताया था पेन आएगा इसमें, ठीक है। और ग्राउंड O3 हो गया, पैरासिटाइल नाइट्रेट ये आता है इसके अंदर, ग्राउंड O3 हो गया इस फोटोकेमिकल के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कितनी है डेसीबल, 55 डेसीबल डिसाइड की गई है। बायोकेमिकल वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट रूल 2016, ये भी इसमें पूछा गया किसी ने, ये भी पूछा होगा किसी ने पीसीबी, ठीक है। ये बायोकेमिकल वेस्ट एनाटॉमिकल देख लो, एनाटॉमिकल जो इंसान के ह्यूमन के जो भी मतलब कोई सर्जरी करते हैं उससे फिर बॉडी का पार्ट हटाते हैं तो उसको येलो बैग में डालते हैं अपन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज, तो यूट्रोफिकेशन क्या होगा, जो ज़्यादा सोडियम ये क्या बोलते हैं नाइट्रोजन पोटेशियम ये जाएगा फॉस्फोरस, तो क्या बोलेंगे यूट्रोफिकेशन होगा, हाई ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, हाई BOD, समझ रहे हो। डे टाइम नॉइज़ साइलेंस जोन में कितना है 50 डेसीबल है ये, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PN।
सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सही है। ये फोटोकेमिकल स्मोक से बनता है, ठीक है। PYQ है भाई, ये 2021 में आया हुआ है। 2019 में देखो, ई वेस्ट कोज ब्रेन डैमेज एंड लेड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? लेड के कारण होता है, ठीक है। ब्रेन डैमेज लेड के कारण होता है, लेड के कारण। एक BOD, ये भी देख लो आराम से। एक्वाटिक BOD एक्वाटिक समुद्र के उसको ख़राब कर देती है। एसिड रेन के अंदर क्या होगा? सल्फ़र SO2 और NO, इसका कंपोनेंट्स जो भी है NOx का, ठीक है। अच्छा, पोल्यूटेंट्स देखो ह्यूमन लाइफ में कौन कौन से हैं। मरकरी के कारण कौन सा डिजीज़ होता है? मिनामाटा, याद रखो, मरकरी मिनामाटा डिजीज़। कैडमियम इचाई रोग, इचाई डिजीज़, ठीक है। कैडमियम माइनिंग के कारण मेजर इसका कैडमियम, और एक बैटरी, ये दो है ना। मरकरी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है भाई, ये नदी के पानी में छोड़ देते हैं हरामी लोग, जिसके कारण मिनामाटा डिजीज़ हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। एक आर्सेनिक का याद रखो, ब्लैक फुट डिजीज़ होता है भाई, स्किन कैंसर होता है आर्सेनिक से। और नाइट्रेट से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो ब्लड में मतलब हीमोग्लोबिन विथ ये बाइंडिंग को कम कर देती है, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन HbO2 की बाइंडिंग को कम कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है अपने तक, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन वर्सेस बायो मैग्नीफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, वो अपनी टिश्यूज में जाएगा, अपने बॉडी के पार्ट में टिश्यूज में जाएगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और वो वहाँ पे लाइफ स्पेन करेगा, ठीक है। और बायो मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है? ठीक है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ की कंसंट्रेशन, मतलब उसका लेवल, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच जाती है ना, जैसे DDT इन बर्ड्स कोजिंग एग सेल थिनिंग। जो पक्षी हैं उनके वो अंडे देते हैं ना, अगर उनको DDT ज़्यादा मिल रही है फूड के अंदर, अब वो DDT कहाँ से मिलेगी अपने को? खेती से, ऐसे मतलब वहाँ ये क्या बोलते हैं, पक्षी दाना खाएंगे तो एग का सेल का थिनिंग भी हो जाता है, ठीक है। ये लोअर बॉडी सी के अंदर देखते हो ट्रॉफिक मैग्नीफिकेशन, जू प्लैंकटन की, ये देखो कंसंट्रेशन याद रखना है। ये भी आया हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल CPCB की एग्जाम में है 0.04, ठीक है। देखो इचाई डिजीज किससे? कैडमियम से, मैंने अभी बताया। ब्लू नाइट्रोजन से देख लें, नाइट्रेट्स ड्रिंकिंग वाटर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी याद है इसका। मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये भी याद रखना है इसको। मिनामाटा डिजीज मरकरी, हाई कंसंट्रेशन फ्लोराइड, इससे क्या होगा? आपके फ्लोराइड ज़्यादा होता है तो आप देखते हो दांतों के ऊपर पीलापन, दांत ऐसे ख़राब हो जाते हैं। और बोन्स में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई फ्लोराइड की मात्रा, पानी की जांच कराओ, हड्डियों में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है तो दर्द होने लग जाता है, मतलब कमज़ोर होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो मतलब हीमोग्लोबिन से HbO2 से क्या करती है? O2 को बाइंडिंग कम करती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, ये वो मिनामाटा इचाई बेलुए भी, ये कैडमियम मरकरी, ये किसके कारण होता है यार? कौन सी का? तो मिनामाटा मरकरी के कारण होता है, ठीक है। आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कोजेज। आर्सेनिक से मैंने बताया स्किन आर्सेनिक से स्किन कैंसर होता है, स्किन डिजीज़, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन इन मोस्ट प्रोमिनेंट केसेज ऑफ पोल्यूटेंट्स दैट आर फास्ट सोल्यूबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोमैग्निफिकेशन मोस्ट प्रोमिनेंट इन केसेज, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल आएगा इसमें। एक्सेस लेड की PB की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगा भाई साहब?
कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, आईक्यू, ब्रेन की डिजीज़ हो जाती है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन की होगी तो भाई क्या आईक्यू लेवल डाउन होगा ना। ये सब भाई इंडस्ट्री की उपज है, इंडस्ट्री की देन है ये सब डिजीज़। पोल्यूटेंट्स बाइंड द ब्लड हीमोग्लोबिन, ये 2019 में पूछा गया, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करोगे आप, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का भाई साहब इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी। कब तक? 2030 तक। 2030 तक 500 मेगावाट का टारगेट है सोलर एनर्जी से, ठीक है। जो मतलब एक तरह से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मतलब सिस्टम पे काम करता है। विंड एनर्जी, जो विंड है ना वो टर्बाइन से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या है? 59.3% है, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी कैपेसिटी है 25 मेगावाट से कम, ठीक है। 25 मेगावाट से कम की है अभी तक तो। जियोथर्मल एनर्जी, तो जो अर्थ के अंदर जो इंटरनल हीट होती है उससे अपन ये एनर्जी कंजप्शन करते हैं, मतलब उससे एनर्जी बनाते हैं। तो इसका मतलब पुग्गा वैली लद्दाख है ना, वहाँ पे इसका वो सेंटर बनाया हुआ है, पुग्गा वैली लद्दाख। एक मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे बनाया हुआ है इसका। बायोमास देखो इसके अंदर, बायोमास आप बोलोगे फर्स्ट जनरेशन एडिबल क्रॉप्स आती हैं फर्स्ट जनरेशन में, शुगर केन, कॉर्न। जैसे आप शुगर केन जिसको आप बोल रहे हो भाई शुगर की गन्ने का जूस डाल दिया E20, बेटे पेट्रोल में E20 मिक्स कर करके गाड़ी को ख़राब कर रहे हैं भाई। क्योंकि भाई वो मतलब उससे इसके अकॉर्डिंग बनाई गई नहीं है ना अपनी इंडिया के लिए गाड़ियाँ, समझ रहे हो। अब सेकेंड जनरेशन में ये देखोगे नॉन एडिबल क्रॉप्स जैसे जेट्रोपा, ये तो ऑयल मतलब फ्यूल बनाने के, बायोफ्यूल बनाने के काम में आता है जेट्रोपा, ठीक है। एग्रीकल्चर, इसके सीड्स, ठीक है, एग्रीकल्चर रेजिड्यूस। थर्ड जनरेशन में क्या आता है? माइक्रो एल्गी आता है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में क्या आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सब हो गया वैसे। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या करते हैं अपन? जो यूरेनियम 235 है, पोलोनियम 239 है, थोरियम 232 है, यूरेनियम 233 है। अच्छा, तो ये स्टेज फर्स्ट पे अपन क्या काम में लेंगे? नेचुरल यूरेनियम 235 काम में ले लेते हैं। स्टेज 2 पे अपन कौन से काम में लेंगे? ये प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232, यूरेनियम 233, ये सब मिला के अपन काम में लेते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल्स, ठीक है। माइक्रो एल्गी कौन सी जनरेशन का होता है भाई? थर्ड जनरेशन का है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर कैटेगराइज्ड स्मॉल हाइड्रो, इसकी कैपेसिटी कितनी है? लेस देन 25 मेगावाट, ठीक है। 25 मेगावाट तक इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। वेयर इज इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट जियोथर्मल एनर्जी, कहाँ पे है भाई? पुग्गा वैली में है, समझ रहे हो। थियोटिकल मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंट विंड टर्बाइन, कितनी कैपेसिटी है विंड एनर्जी की टर्बाइन की? 59%, ठीक है। इंडियाज स्टेट थर्ड न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम एम्स टू यूटिलाइज, ये क्या है? थोरियम 232, थर्ड स्टेज थर्ड के अंदर थोरियम 232 यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया होल्ड्स 25 ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व इन मोनेटाइज सेंट्स, 25% है भाई ये, समझ रहे हो। अच्छा, ये अब देखो PYQs, देखो इसके अंदर PYQs। मैक्सिमम इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी कौन से कंट्री की है वर्ल्ड के अंदर? चाइना की है। वो फोटोवोल्टेइक सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली किस में करते हैं? DC में चेंज करते हैं भाई, DCA में, ठीक है। अपना इन्वर्टर भी AC पे काम करता है। नॉन एडिबल प्लांट यूटिलाइज सेकेंड जनरेशन कौन सा है भाई? जेट्रोपा,
अपन इसके सीड्स को यही काम में लेते हैं अपन, बायोफ्यूल के लिए, खाने के काम में नहीं आते अपने और किसी। ठीक है। ये हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू पर यूनिट मास हाइड्रोजन गैस H2। भाई साहब H2 के ऊपर दिल्ली में बसें चल रही है ना, हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर, जो मतलब H2 और O2 का यूज करके क्या बनाते हैं, H2O पानी निकालती है बाहर, ओशियन थर्मल कन्वर्जन। ठीक है। तो ये सरफेस वाटर और डीप ओशियन वाटर होगा इसके अंदर। नेचुरल हैजार्डस के अंदर आप देखोगे, जियोलॉजिकल के अंदर अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, लैंडस्लाइड्स आती है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, ये होता है। और हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल में साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है। ये कभी कभी आपने देखा नहीं कि उत्तराखंड में बादल फट गए भाई, सुनामी आ गई, पहाड़ टूट के नीचे बह गया, कितने लोग मारे गए थे वो एक बार। बायोलॉजिकल पेंडेमिक्स, जैसे ये आपका कोरोना आया था। ठीक है। ये पेस्ट इन्फेक्शंस हो गया, जैसे स्वाइन फ्लू आया था एक बार। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है। ये कुछ ऐसे ही है कि प्री डिज़ास्टर में क्या आप क्या स्टेप लोगे, ड्यूरिंग डिज़ास्टर में क्या स्टेप लोगे, पोस्ट डिज़ास्टर में क्या स्टेप लोगे। प्री डिज़ास्टर में आप मिटिगेशन करोगे। ठीक है। अर्ली वार्निंग दोगे लोगों को। ठीक है। डिज़ास्टर के अंदर आप लोगों को ढूंढोगे, उनको रेस्क्यू करोगे। ठीक है। पोस्ट के बाद में उनको अच्छे ठिकाने पे लेके जाओगे, उनको बिल्ड बैक बेटर। ठीक है। प्री डिज़ास्टर के अंदर अपन क्या करेंगे बताओ। प्री डिज़ास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी। ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ सेस्मिक हैजार्डस बिल्डिंग कोड्स। ठीक है। इससे पहले अपने को ये मतलब सेस्मिक हैजार्डस मतलब भूकंप से बचने के लिए ये बनाना पड़ेगा ना पहले से ही। सुनामीज़ आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली जनरेटेड बाई। सुनामी सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे आती है, कहाँ से मतलब इनका ओरिजिन होता है। अंडर सी अर्थक्वेक्स, समुद्र के अंदर भाई, सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक होता है ना, उसके कारण ज़्यादा ये सुनामी आती है। कई बार देखते हो नहीं आप, मतलब इधर अपने उड़ीसा, तो सुनामी से ये जो आती है इससे ग्रसित ही रहता है बार बार। केरला। सेंडाई फ्रेमवर्क ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 2015 से 13 तक है ना, यूनाइटेड नेशंस 3rd। जापान के अंदर है ये सेंडाई। नेचुरल डिज़ास्टर्स नोडल मिनिस्ट्री इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है। स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेस्ट, मर्केलाई स्केल। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अब ये PYQ देखो, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया इज हेडेड बाई, किसके अंडर में आता है। अच्छा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट PM। कई बार वो आ जाता है मतलब अपने, और स्टेट के अंदर क्या होता है, CM। ठीक है। ये साउथ इंडिया में डिज़ास्टर वो आता है, मतलब कई बार आती है, तो अब अपना प्रधानमंत्री मतलब हेलीकॉप्टर लेके घूमता है ना, जाता है देखने के लिए, मोदी जी। विच नेचुरल हैजार्डस हैज़ नो प्रोक्योर एंड ओक्योर्स विथ 0 वार्निंग टाइम। क्या भाई, सुनामी के से तो आपको वार्निंग मिल जाएगी पहले कि सुनामी आने वाली है, कुछ टाइम की मोहलत मिलती है। लेकिन भाई साहब अर्थक्वेक आएगा ना, तो आपको कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई आ गया, बस ऐसे ही पता चलता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। स्टेट सेट एग्ज़ाम है ये, 2000 सेट का क्वेश्चन है ये देखो। जोन इन इंडिया क्लासिफाइड अंडर सेस्मिक जोन V, मतलब हाईएस्ट रिस्क। सेस्मिक जोन V तो हाईएस्ट रिस्क। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, हिमालयन रीजन हो गया। हिमालयन रीजन के अंदर जैसे ये देखो, रण ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर है, ये तो गुजरात के अंदर है, लेकिन हिमालयन रीजन है, जैसे आपका ये उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक। कोल माइन, फायर्स एंड इंडस्ट्रियल गैस लीक्स, तो ये किस टाइप का है, केमिकली तो है भाई, ये केमिकल डिजास्टर ही तो बोलेंगे इसको। अच्छा EPA देख लो भाई, कितना बड़ा हो रहा है क्या ये EPA।
EPA में देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 में आया था, ठीक है। इसके अंदर याद रखना है कि ये आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। एक बात देखो, एक बार आप ये देखो 1984 के अंदर 1984 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज हुई थी बताता हूँ एक बार। और फिर उसके बाद में 1986 के अंदर EPA हुआ था, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुई थी शायद, हाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड ही रिलीज हुई थी, हाँ। फिर 1986 में क्या आया EPA। फिर 1987 के अंदर मोना का जन्म हुआ। फिर 1992 के अंदर रिया का जन्म हुआ। अच्छा, मोना को क्या पसंद थी? ओजोन। रिया को एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में 1997 के अंदर कयोटा, ठीक है। कयोटा क्या था? ग्रीन था। फिर उसके बाद में क्या हुआ 2015 में पेरिस में क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, समझ गए। मतलब 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1992 के अंदर रिया मतलब रियो डी जेनेरियो, जो एनवायरनमेंट के लिए थे, ठीक है। ये था भाई साहब, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये ध्यान में रखना 1987। और फिर ओजोन प्रोटोकॉल, ये किगाली अमेंडमेंट 2016 किसके लिए था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए था। ये ओजोन लेयर का मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है ना ओजोन लेयर का, उसके लिए, समझ गए। वेरी गुड। एक अम्ब्रेला स्कीम के थ्रू मतलब ये CPCB गवर्नमेंट ये मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स डिसाइड करती है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या था? क्योटो ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना, उसका रिडक्शन करना, ठीक है। IS से सोलर अलायंस में सोलर एनर्जी को कम करना। रियो अर्थ समिट, ठीक है। अर्थ समिट एनवायरनमेंट पसंद था इसको, मोना को ओजोन, ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, ये देखना CBD प्रोटोकॉल्स 2010 में आया था और एक 2000 में भी आया था। नागोया प्रोटोकॉल ABS, ठीक है। आगे आएगा देखो, EPA कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? 253। हाउ मेनी नेशनल मिशंस इन NAPCC? 8 मिशंस है भाई, 8 मिशंस। ये देखो NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, 8 मिशन है भाई, ठीक है। एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल सोलर मिशन, वाटर मिशन है, ठीक है। हिमालयन इकोसिस्टम को अच्छा करना, सस्टेनेबल हैबिट, ग्रीन इंडिया, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये है इसके टारगेट्स है। किगाली अमेंडमेंट आपको अभी बताया मैंने, मोना, ठीक है। 2016 में मोना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल IS इसका भाई साहब गुरुग्राम में है, इंडिया के अंदर, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल CBD रिलेट्स, ठीक है। एक्सेस ABS सिस्टम, बेनिफिट शेयरिंग, जेनेटिक रिसोर्सेज बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। नागोया बताया तो था ना अभी, ये देखो यहाँ पे नागोया ABS किसके हैं? CBD प्रोटोकॉल्स। चलो ये देखो आप, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किसके अंदर? क्योटो प्रोटोकॉल, रिडक्शन प्रोजेक्ट, ये आ गया इसके अंदर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस किस के मतलब भागीदारी से बनाया गया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस किस कौन कौन पार्टिसिपेट है मतलब इसके अंदर? इंडिया और फ्रांस, ठीक है। और COP21 पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, COP21, ये याद रखना भाई। अब तो याद क्या, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उस टाइम आए थे 2021 में जब ये योजना मतलब चल रही थी, मतलब न्यूज़ में। अच्छा, NAPC का PCC का पार्ट नहीं है, नेशनल न्यूक्लियर एक्सपेंशन, हाँ ये नहीं है भाई। सोलर के लिए भी बात की गई थी, वाटर के लिए भी थी, ग्रीन इंडिया के लिए भी थी, लेकिन न्यूक्लियर के लिए नहीं थी भाई साहब। न्यूक्लियर पीस नहीं फैलाता भाई साहब, दहशतगर्द की, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट
क्या था? 2 डिग्री सेल्सियस तक इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को कम करना भाई साहब। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी सॉरी बायोसेफ्टी वाज नेगोशिएटेड अंडर CBD। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेजिना CBD, ठीक है। ये देखो कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी नागोया प्रोटोकॉल ABS CBD प्रोटोकॉल 2000 एंड 2010 में आया था। ओके स्टूडेंट्स, ओके मेरे भाई, प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों और भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे जो भी आपको मतलब पेपर 1 के लिए जो भी मटेरियल आपको मिलता रहेगा आराम से आपको, और 1 महीना एग्ज़ाम का है तो आराम से कॉन्फिडेंट होके इसको करना है तैयारी। और पेपर फर्स्ट में स्कोर अच्छा करना है तो सब्जेक्ट का भी स्कोर आप अच्छा कर लोगे तो अल्टीमेटली आपका 8 सेट निकल जाएगा, सेट एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू, ध्यान रखो अपना।